हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। और आज का डिस्कशन हम अपने पढ़ाई की तैयारी कैसे करें उसको लेकर करने वाले हैं, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम आ गए हैं और बहुत सारे बच्चों ने हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से तैयारी की होगी और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं की होगी। तो आज हम दोनों बच्चों की बातें करेंगे कि हाँ, जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी की है उन्हें अब आगे क्या करना है, और जिन्होंने अभी तक बढ़िया तैयारी नहीं की है उन्हें आगे क्या करना है, और हाफ ईयरली के मार्क्स आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं इस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। तो अब आप देख रहे होंगे अपने आसपास कि कुछ बच्चे होंगे जो हाफ ईयरली एग्जाम्स में 85 से लेके 95 तक स्कोर करेंगे। ठीक। और उन्हें आप पता भी कर लेंगे कि हाँ, ये स्कोर कर सकते हैं क्योंकि उनकी तैयारी ऐसी रहेगी। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर जो रहेगा वो 60 टू 70 के बीच में रहेगा, 60% टू 70% के बीच में रहेगा। क्या यही स्कोर हमारा बोर्ड में भी आएगा? मतलब यही स्कोर क्या बोर्ड में भी रिप्लिकेट होगा? क्या इसकी गारंटी लेता है हाफ ईयरली एग्जाम? बिल्कुल नहीं लेता है। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो तो यही कहता है कि ये हाफ ईयरली के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके तैयारी के लेवल को बताते हैं। ये आपके लेवल को बताते हैं कि आपने किस लेवल की तैयारी की है। लेकिन क्या यही रेप्लिकेट होके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे? नहीं आएंगे, अगर आपने मेहनत की तो। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, जिस पेस पे आप अभी चल रहे हैं उसी पेस पे चलते रहेंगे, तब तो ये आ सकते हैं, मतलब यही रिप्लिकेट हो जाएंगे वहां पर भी। लेकिन आपको ऐसा तो करना नहीं, आपको इम्प्रूवमेंट करना है। तो उसकी आज उस जो हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है इम्प्रूवमेंट की, उसका आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, दो टाइप्स के बच्चे होंगे। एक जो होंगे अभी क्लास में टॉप कर रहे होंगे या जिनके मार्क्स अच्छे होंगे, और एक होंगे जो मिड लेवल स्कोर कर रहे होंगे या जिनका स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, वो क्या गलतियां कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो बच्चे हैं 80 टू 95 कह लो या 85 से कह दो 95 के बीच में, और कुछ बच्चे हैं 60 टू 70 के बीच में। मैं मानकर चलता हूं कि इन्होंने अपना पूरा सिलेबस क्या हुआ, सिलेबस इनका कंप्लीट है। सिलेबस इन्होंने कंप्लीट कर लिया है और रिवीजन भी इन्होंने एक बार कर लिया होगा, एक या दो बार इन्होंने रिवीजन कर लिया होगा। इन बच्चों में मैं मानकर चलता हूँ कि 90% बच्चों का सिलेबस तो कंप्लीट होगा। ठीक, सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन रिवीजन में ये लोग हो रहे हैं, रिवीजन में ये लोग लैग कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। और जो 10% है उनका कुछ ना कुछ सिलेबस भी बाकी होगा। ठीक। तो पहले मैं इनकी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेता हूँ कि इन्हें क्या करना है। तो जिन बच्चों ने सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है, यानी 100% सिलेबस आपका कंप्लीटेड है, 100% सिलेबस कंप्लीट है, आपको रिवीजन करना है। तो आप रिवाइज कैसे करें? सबसे बेस्ट मेथड आपके रिवीजन का होगा आपके पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि मैंने अपने चैनल पे भी कम से कम 3-4 पीवाईक्यू पेपर जो हैं वो मैंने सोल्यूशन सहित उनको वीडियो उनका उपलब्ध कराया है। ठीक, तो आप उनको भी देख सकते हैं। बाकी आपका रिवाइज का कौन सा तरीका हो सकता है कि आप चैप्टर वाइज क्या करें, पीवाईक्यू सॉल्व करें। पीवाईक्यू मतलब ये है कि आपको पूरा पूरा पेपर ही सॉल्व करना है। जो आपका बोर्ड पेपर में आता है वो आप आते हैं, बहुत सारी बुक्स आती हैं जिनमें पीवाईक्यू पेपर दिए होते हैं कि प्रीवियस ईयर 2025 के जितने सेट आते हैं वो सारे, तो आप पेपर से भी मतलब रिवाइज कर सकते हैं। बाकी आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी सॉल्व करने हैं। चैप्टर में क्या होता है, किसी चैप्टर में आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं, किसी चैप्टर से आपके ज्यादातर जो हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो कम नंबर में आते हैं, या किसी चैप्टर से जो हमारे लॉन्ग वाले होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो आपको हर चैप्टर के एमसीक्यू भी रिवाइज करने हैं। रिवाइज का उन्हें सॉल्व करना है ना। अब सॉल्व करेंगे आप, शॉर्ट भी लॉन्ग भी ये सारे सॉल्व कर लिया मान लीजिए। फिर आपको क्या करना है कि एक अलग से कॉपी बनानी है। उसमें आप क्या करेंगे, जब इन पीवाईक्यूज या पेपर्स को सॉल्व करेंगे ना, एमसीक्यू को लगाएंगे शॉर्ट या लॉन्ग, ये जो जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, इनमें कुछ क्वेश्चन आपसे पहली बार में नहीं बनेंगे, फर्स्ट टाइम में नहीं बनेंगे,
आपको क्या करना है, इस कॉपी में उनका वो क्वेश्चन नोट करिए और उनका सोल्यूशन भी नोट कर लीजिए। ठीक, अब क्या करें, जब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पहली बार में बन रहे होंगे लेकिन टाइम बहुत लग रहा होगा, इनमें क्या होगा, टाइम बहुत लग रहा होगा, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसमें आपको सोल्यूशन तो आपको पता है कि हाँ मैं सोल्यूशन कर सकता हूँ लेकिन इसमें टाइम लग रहा है, तो आप इसका मेथड जो शॉर्ट वाला मेथड होगा ना, वो इस कॉपी में नोट करेंगे सोल्यूशन सहित। आपको मेथड भी लिख लेना है कि हाँ कहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन हो जाता है आपका, मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपके निर्देशांक ज्यामिति से, जहां पर आपको एक्स कॉमा वाई और यहाँ पर आपको m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m1 प्लस m2 दिया रहता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे इसकी वैल्यू दी है, यहाँ पर एक वेरिएबल m1 की वैल्यू दी गई, m2 की निकालनी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं इससे भी निकालते हैं और y की वैल्यू से भी निकालते हैं, तो उन्हें टाइम ज्यादा लग जाता है, लेकिन हमें क्या करना है, टाइम को बचाना है। ठीक, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि हाँ वहां पे लॉन्ग मेथड लगाएं, जो जितने सरल में तरीके से हो सकता है हम उसे उतने ही सरल तरीके से करेंगे। ठीक, तो ये हो गया कि आपको कुछ क्वेश्चन होंगे जो एक बार में बन रहे होंगे, और हाँ आपके जो ये सारे चैप्टर होंगे ना, उनमें एक चैप्टर जो आपका है ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। क्या प्रॉब्लम रहती है कि उनसे सवाल देखेंगे तो लगेगा नहीं बनेगा, या उन्हें लगेगा कि बन जाएगा, लेकिन जब सॉल्व करने जाएंगे तब अपोजिट हो जाता है, जो लगता है सवाल बन जाएगा वो नहीं बनता है, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस में आके बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, और जो लगता था कि हाँ बन जाएगा ना वो नहीं बनता है, जो लगता था नहीं बनेगा उसे सॉल्व करते हैं तो कई कई बार बन जाता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड आपको क्या है कि इसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, वो आपके जबान पे रटे होने चाहिए फॉर्मूले इसके ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक, और इसी तरीके से एक आपका और चैप्टर है जो है आपका स्टैटिस्टिक्स, मतलब ये तो हो गया त्रिकोणमिति का, ये हो गए हमारे त्रिकोणमिति। ठीक, अगला क्या है हमारा सांख्यिकी, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। ठीक, इसमें भी आपके फॉर्मूले कौन कौन से पढ़ने होते हैं आपको, एक तो आपका माध्य होता है, एक माध्यिका होती है, और ये बहुलक होता है। ठीक, तो इनके जो क्वेश्चन होते हैं अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप 90% क्वेश्चन आपको ऐसे ही ये सॉल्व कर लेने मतलब हो जाएंगे। कुछ इजी चैप्टर भी हैं, इन बच्चों की स्ट्रेटेजी में आपको सबसे पहले क्या करना है, जो इजी वाले चैप्टर हैं उनको पहले टैकल करना है, उनको पहले रिवाइज करना है, उनके पीवाईक्यू पहले सॉल्व करना है। जैसे 6 चैप्टर में बताऊं तो जैसे आपका पहला ही चैप्टर है जो है आपका संख्या पद्धति या वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर वाला चैप्टर है। ठीक, फिर आपको जो एक अच्छा चैप्टर बढ़िया देखने को मिल जाता है वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, ये आपका निर्देशांक हो गया और ये आपका हो गया वास्तविक संख्या। ये ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आपको एक ही दिन लगेगा और आप सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे और उनके पीवाईक्यू भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से एक आपका और चैप्टर है प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी। ठीक, यानी कि हमारी जो प्रायिकता है, ये भी इजी चैप्टर है। ये 3 चैप्टर तो मुझे बिल्कुल पता है कि एक एक दिन में हो जाएंगे। कुछ चैप्टर हैं जैसे आपको जो अलजेब्रा का पोर्शन है यानी बीजगणित में जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो थोड़े बहुत होते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि उनमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको ये सारे चैप्टर जो हैं एक दिन में इनका कॉन्सेप्ट देख लिया, अगले दिन इनके सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। ठीक, और आपके पास टाइम भी बहुत इनफ टाइम है, आपके पास अभी कितना 4.5 मंथ्स है, इजिली आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे। और जिन बच्चों का सिलेबस थोड़ा बहुत रह गया है उन्हें क्या करना है, मैं अब उनकी बात करना चाहूंगा। देखो, जिनका क्या है सिलेबस अभी थोड़ा बहुत या 10 या 20% क्या है आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उन्हें क्या करना है, ये बच्चे सिलेबस और रिवीजन थोड़ा इन्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ये दोनों चीजें साथ में करेंगे, सिलेबस भी कंप्लीट करते रहेंगे और रिवीजन भी करते रहेंगे।
अब रिवीजन में ये कर सकते हैं, जैसे सिलेबस में आपके लास्ट के या कोई भी 2 चैप्टर, मान लीजिए 2-3 चैप्टर बाकी हैं, तो ये तो जिस स्पीड स्पीड से आपको आपके स्कूल में या किसी कोचिंग में पढ़ाए जा रहे हैं, वहां से तो आपको ऐसा करना ही है। ठीक, उसी स्पीड में रिवीजन आपको कैसे करना है, जो आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं ना, कंप्लीटेड चैप्टर के आप सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे कि एमसीक्यू कर लें, क्योंकि ये इजी होते हैं, इनमें ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं। ठीक, एमसीक्यू जब कर लें तब और इधर आपके चैप्टर्स तो कंप्लीट ही होते रहेंगे। फिर आपको क्या करना है कि जो उसके शॉर्ट अगर पूछे जाते हैं तो वो सॉल्व कर लें। शॉर्ट जब सॉल्व हो जाएंगे, धीरे धीरे आपको लॉन्ग की तरफ अभी नहीं बढ़ना है, लॉन्ग की तरफ आप बाद में भी आ सकते हैं। आपको साथ साथ में जो फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट जो लग रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट, इनका भी रिवीजन करते रहना है। मतलब फॉर्मूले का मतलब क्या हो गया कि आप जैसे कुछ चैप्टर हैं जिनमें केवल डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कुछ हैं जिनमें कॉन्सेप्ट लगते हैं, जैसे कि आपका सर्किल या वृत्त है। सर्किल के लिए, अब ये सर्किल चैप्टर के लिए मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये सारे बच्चे सुन लें। इसमें क्या होगा कि आपको कुछ प्रमेय हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, और कुछ जो ऐसे टफ क्वेश्चन होते हैं ना, 2-3 हैं आपकी बुक में क्वेश्चन जो आपको हर बार जब आप देखेंगे तो वो टफ ही लगेंगे। उन्हें जो मैंने वो कॉपी क्या बताई थी कि आपको जिसमें गलतियां करते हैं वो लिखनी है, उनमें उन क्वेश्चंस को लिख लेना है और उन्हें बार बार देखते रहना है। आप मन उनको देखिए और समझने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक, तो ये हो जाएगी आपकी सर्किल के लिए स्ट्रेटेजी। अब सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाए, तब आप पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व करने लग जाएं, या फिर आपको लॉन्ग आप सॉल्व करने लग जाने हैं सभी चैप्टर्स के, क्योंकि लॉन्ग में क्या होता है कि सारे कॉन्सेप्ट कई कई बार लग जाते हैं, जो हमने पीछे चैप्टर पढ़ा होता है उसके भी कई कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, तो आपको लॉन्ग लास्ट में सॉल्व करने हैं। तो ये उन बच्चों की बात हो गई जिनका भी सिलेबस 10 से 20% पेंडिंग है, और उनके हाफ ईयरली में मार्क्स कितने आ रहे हैं, मान लो 70, बिलो 70 ही रह रहे हैं। ठीक, बिलो 70%। तो उन बच्चों के लिए ये स्ट्रेटेजी हो गई, और ये 4.5 मंथ में 70% से 90 to 95 पहुंच सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं। बस क्या करना होगा आपको, हार्ड वर्क इसके लिए करना होगा। क्योंकि आपने शुरुआत में किया नहीं, इसीलिए अब आपको हार्ड वर्क अब करना होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने, जो ये बच्चे थे जिनके अभी 80 to 95 आ रहे थे। ठीक, अब इन्हें क्या करना है, क्योंकि इनके पास तो एक एज है कि इनका सिलेबस भी कंप्लीट है और रिवीजन भी इनका 1 से 2 बार हो चुका है। इन्हें अब क्या करना चाहिए, इन्हें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक, ये गलती मत करना कि आपको ये लगने लग जाए कि हाँ मुझे तो सब कुछ आता ही है। ये गलती मत करना कि मुझे सब कुछ आता है। अब इन्हें क्या कर, जब चूंकि ये तो अच्छा स्कोर कर रहे हैं ना, तो इन्हें और अच्छा करना है। इन्हें 95 को 100 में बदलना है। 95 को किस में बदलना है, 100 को, या अगर 80 पे हैं तो इसे 95 में बदलना है। 85 पे हैं तब भी इसे 95 में बदलना है। ठीक, ये इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि इन बच्चों का क्या होगा कि ये लोग मेरिट के लिए फाइट करें, मेरिट लिस्ट में नाम आने। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो सोच रहे हैं क्या ये बच्चे मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने में। बस मैंने जो बताया कि इन्हें हार्ड वर्क करना होगा, क्योंकि ये बच्चे शुरुआत में कर चुके हैं, तो ये थोड़ा रिलैक्स होके भी 95% स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास एज है एक। ठीक, आपके पास अभी एज नहीं है, वो आपको लाना है। वो आप कैसे ला सकते हैं कि टाइम को मैं अच्छे से मैनेज करिए और हार्ड वर्क करिए। अब इन बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है चूंकि इन्होंने रिवाइज तो कर लिया है 1-2 बार, तो अब इन्हें क्या करना है कि थोड़े टफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर में 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिनमें बच्चे ब्लैंक आउट हो जाते हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे नहीं जाते हैं या आपकी एनसीईआरटी की बुक में, उनमें उन्हें कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है। जैसे आपके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बना लेता है, जो बच्चे ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं एग्जाम्पल्स, या आपकी जो एग्जाम्पलर बुक होती है, जो आई थिंक बच्चे जानते ही नहीं है एग्जाम्पलर बुक, उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और एग्जाम्पल जो हैं
अब इन पर ध्यान देना है। ठीक। और कुछ जैसे प्राइवेट बुक हैं जो पब्लिकेशन है उनमें कुछ एक्स्ट्रा पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो आपको उनको सॉल्व करना है। बाकी आपको रिवीजन आपने एक दो बार कर लिया क्या एएनएफ है? नहीं, आपको बार बार रिवाइज करते रहना है। जब आप बार बार रिवीजन करेंगे ना तो आपकी चीजें जो होंगी वो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप टाइम कम लेंगे। जब आपका रिवीजन बहुत ज्यादा होगा तो आपको टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। जो क्वेश्चन आप अभी 5 मिनट में करते हैं वो आप 4 मिनट या 3.5 मिनट में भी कर लेंगे वहां पर। तो आपको अब स्पीड पे वर्क करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपने इतना सारा बढ़िया रिवीजन किया हो, आप नहीं जान सकते हैं कि पेपर में क्या आने वाला है, और एक दो क्वेश्चन ऐसे आ गए जो टाइम कंज्यूमिंग थे। ठीक। वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आ गए। अभी आप क्या क्या प्रैक्टिस है कि 5 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे आप पैनिक कर गए और आपका दिमाग नहीं काम किया और आपने टाइम ज्यादा लगा लिया। तो ये जो 4 से 3.5 मिनट में आप क्वेश्चन जो अदर सॉल्व करेंगे ना, उससे आपका टाइम बच जाएगा, जो आप एक टफ क्वेश्चन या दो टफ क्वेश्चन में उसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक। तो आप, और अगर ये बच्चे क्या हुए कि इन बच्चों में सबसे बड़ी तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ कि खतरा क्या है इन बच्चों को, कि ये लेजी ना हो जाएं। लेजी बिल्कुल भी नहीं होना है। आप सोच रहे हैं कि आपके 90% नंबर आ गए या 85 आ गए, आप टॉपर बन गए, कुछ भी बन गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है अगर आपने मेहनत छोड़ दी तो। अगर आप इसी तरीके से लगे रहेंगे तब तो आप बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं, आपका टॉपर लिस्ट में नाम भी आएगा। लेकिन अगर आप अभी लेजी हो गए कि आपने सोचा कि यार इन बच्चों से तो मैं बेटर ही हूँ, अगर आपके मन में ये थॉट आया और यहाँ पे कोई बच्चा है जो बढ़िया से मेहनत कर रहा है, तो वो आपको बीट कर देगा। क्यों बीट कर देगा? क्योंकि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। टैलेंट को कब बीट करता है हार्ड वर्क? व्हेन टैलेंट डज नॉट हार्ड वर्क, डजन डू हार्ड वर्क। ठीक। या वर्क हार्ड, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डज नॉट वर्क हार्ड। ठीक। ये मतलब है कि जब मेहनत करने वाला बच्चा जो बढ़िया बुद्धिमान है, जिसका आईक्यू तेज है, उसको कब बीट कर सकता है? जब जिसका आईक्यू तेज है वो हार्ड वर्क ना करे, तब वो उसे बीट कर सकता है। ठीक। तो दोनों की स्ट्रेटेजी लगभग सिमिलर ही है। रिवीजन आपको यहाँ पर भी करना है और इन बच्चों को कुछ ज्यादा रिवाइज करना है। ठीक। क्योंकि आप कर चुके हैं तो आपको कम, तो मतलब 2-3 रिवीजन आप पे कम लगेंगे इनके अपेक्षा, लेकिन आपको वो कंप्लीट करने जरूर हैं। आप लेजी नहीं बन सकते। यहाँ इस पॉइंट पे आपके लिए भी 4.5 मंथ है, और उसके लिए भी जो बच्चा कमजोर है उसके लिए भी 4.5 मंथ ही है। अगर आप लोग कमेंट करिए तो मैं मंथ वाइज स्ट्रेटेजी भी बनाकर आपको दे दूंगा कि आपको किस मंथ में कितना क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। अभी तो मैंने एक ओवरव्यू ही दिया है आपको। ठीक। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और आप अगर इस स्ट्रेटेजी पे काम करने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।